देखो अब तुमको बताया थे यहाँ करना है 1s 2s 2p यहाँ करना 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d और 7f। तो किस तरीका से ऑर्डर होगा जो बता दिया था, ऐसे ऐसे गलती ऑर्डर नहीं कर देना तो गलत हो जाएगा। देख लो क्या करने का तरीका इसने दिया था, अफवाह ने दिया था, क्या दिया था कर लिया मैंने। अब देखो मैं तुमको बताया था जैसे कि है ना, अगर एक एस का निकालना स्कैंडियम का होता है ना, तो सीरियल नंबर से दिखाएंगे और बताए नीचे से ऊपर की ओर, ऐसे से ऐसे ऊपर नीचे में यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ के से ऊपर की ओर, ठीक है ना। हमेशा क्या हो जाएगा 1s 2s 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 के बाद क्या हो जाएगा 2p6 ऑर्डर करवाना है। उसके बाद क्या होगा 3s2 3p6 तो जोड़ते जाए जाना 2 2 4 छोटा 10 12 18 4s1 3d10 हैं 4s1 3d10 4s 1 3d10 ये कैसे हो जाएगा 21 स्कैंडियम को निकालना है तो जोड़ो 2 2 4 छोटा 10 12 18 तो ये हो गया है ना। तो 3p के बाद 4s2 और 3d1 हो गया ना। गलती कैसे करता है हैं डी में 4 और 9 नहीं रख सकते एक्सेप्शन है। डी में 4 रहेगा तो उसको हाफ टिल्ट कर देंगे और डी में अगर 9 रहेगा तो उसको 10 कर देंगे और उसके अगले ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। जोड़ो 2 2 4 छोटा 10 10 12 12 18 18 20 20 एक गैस हो गया ना। ये कटिंग जो है बढ़िया से देख लो कि कहाँ पहला में एक हो, दूसरा में एक हो, तीसरा में 2 हो, चौथा में 2 हो, पांचवा में 3 हो, ये किस तरीका से। अब इसको लास्ट ऑर्बिट क्या है 4 लास्ट ऑर्बिट कितना है 4 है। क्या है 4 और भी कोई है नहीं। तो वैलेंसी कितना हो गया 2 वैलेंसी कितना हो गया 2 वैलेंसी हो गया 2 तो क्या कार्बन निकालना पड़ा। कार्बन का C6 होता है, कितना है C6 तो क्या होगा 1s2 2s2 और 2p2 होगा ना। देखो 1s2 2s2 दो बढ़ गया, अगला कहाँ जाएगा 2p में जाएगा, 2p में 2 ही बचा ना 2 हो जाएगा। इसमें लास्ट में ऑर्बिट कौन होगा लास्ट में हो गया 2 वैलेंसी में कितना हो गया 4 2 इसमें 2 इसमें दोनों 2 ही है ना। लास्ट में जो सेकंड हो गया वैलेंसी कितना हो गया 4 वैलेंसी कितना हो गया 4 ठीक है। बाकी अगर एक 22 क्या करना है, क्या करना है 22 किसका होता है हाँ टिटेनियम होता है बेटा। टिटेनियम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं देखो चार्ट लो प्रीव्यू करो। टिटेनियम बेटा देखो निकाल के देखो, देखो आप कुछ करना है नहीं है ना। टिटेनियम है यहाँ से ये सेम सब सेम दिखाएगा ये देखो है ना 1s 2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसके बीच लास्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 और वैलेंसी ऑर्बिट में 2 हो जाएगा। वैलेंसी कितना हो जाएगा समझ में आ गया। फिर अगला क्या है वैलेंटियम तो बस ये सेम रहेगा बेटा, ये 3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा जब वैलेंसी 2 रहेगा बेटा, क्या हो जाएगा 2 समझ गया ना।
ठीक, ये अगला में 3D 4 हो जाएगा, अगला में 3D 4 है। जब 4 करेंगे बेटा, 5 करेंगे, जब 4 जब रहेगा तो इसको 5 कर देंगे, क्या कर देंगे, इसको 1 कर देंगे, क्या कर देंगे, 1 समझा। फिर इसको 5 रहेगा, 2 रहेगा ये, फिर इसको 6 करेगा, 2 रहेगा ये, बैलेंस शीट पर 2 होते रहेगा, और जो 4 का उसका बैलेंस शीट हो जाएगा, जल्दी आ जाएगा। 1 फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, बढ़ जाएगा ना। अब आते हैं माने जाए 31 क्या है, गैलियम है, क्या है, देखो एक जिंक का निकालते हैं, जिंक का क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होगा बेटा, क्या गया, देखो 2 2 4 6 4 10 10 12 12 12 तो 20 29, जेड का 29 होता है, सॉरी जेड का कितना होता है, अच्छा जेड का 30 होता है, जेड का 30 होता है, जिंक का 30 होता है ना, तेरा 10 हो जाएगा बेटा, नहीं ये से बढ़ाएगा, पहले से 2 हो जाएगा, पहले से कितना हो जाएगा 2, समझ गया ना। अगर कॉपर आता तो या फिर 9 हो जाता, क्या था, तो 9 रख कर उसको चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, या फिर 2 को 1 कर देंगे, समझ गया ना। तो हर किसी का निकल जाएगा ना। अगर 79 का निकालना है, इसे किसी भी एटॉमिक नंबर का आसानी से वैलेंसियम निकाल सकते हैं, दिमाग कर गया ना। जैसे 16 AU 89 निकालना है, AU 89, इसको देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 40 10 5c6 5p जो कितना हुआ 2 2 4 6 10 10 12 12 18 18 20 20 30 336 38 38 54 हुआ है, तो उसका 6s 2 56 हो गया। फिर अब 4f हो गया, क्या है 4f 14 56 जो 70 हो गया, तो बेटा अब इसको 5d है, 5d 9 हो जाएगा, तो लोग को मैं क्या बोला था, इसको 10 कर देंगे, तो ये 5वां है ना, 5वां का अगला का कौन होगा, ये मत करना, ये 4 है, चौथा पीछे वाला ये 6 है, क्या है, तो इसको 2 पे क्या कर देंगे 1, लास्ट ऑर्बिट कौन होगा बेटा, लास्ट ऑर्बिट क्या हो गया, तो वैलेंस उसमें कितना है 6, क्या हो गया, वो है अकेला है ना, वैलेंस 1 तो वैलेंस कितना हो जाएगा, वैलेंस हो जाएगा तुम्हारा 1, तो इधर 80 का 80 का 2 रह जाएगा, या 10 हो जाएगा, पहले से 2 हो जाएगा। 81 का बेटा 81 का 5 के बाद 6p में जाएगा, 6p1, ठीक है। आप लोगों को इसका बता दीजिए, पीरियड टेबल है ना, पढ़ाई जाएगा क्लास में, ये जो 1 ग्रुप और 2 ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें 18 ग्रुप है, कितना ग्रुप है, इसमें ग्रुप से 18 लंबा जो वर्टिकल कॉलम है तो ग्रुप्स बोलते हैं, क्लास 10 में पढ़ेगा है। इधर फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, अब एस ब्लॉक इसमें एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि जब इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करेंगे, देखो इसमें लास्ट ऑर्बिट कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है ना, लास्ट में क्या है डी में जा रहा है, ठीक है, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, तो जब लास्ट ऑर्बिट एस में जाएगा, जब लास्ट ऑर्बिट लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब ऑर्बिट में जाएगा, है ना, तो उसे हम कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन ग्रुप है, 1 ग्रुप और 2 ग्रुप। दूसरा जब लास्ट ऑर्बिट पी में जाएगा उसे कहेंगे पी ब्लॉक, तो 13 ग्रुप से 13 से 18 ग्रुप तक पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। फिर देखो 3 से लेकर 12 ग्रुप तक इसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका लास्ट ऑर्बिट डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक में जाएगा, डी सब ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। तो 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, एलिमेंट बदलाव, ये सभी एलिमेंट में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। कौन कौन ग्रुप से 3 से
12 एक कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करने से पता चलेगा। ये बहुत जरूरी है कन्फ्यूजन जानना, कैसे कैसे क्या करेंगे हम, समझा है? वन ग्रुप का जितना भी एलिमेंट उठा के देखना लास्ट ऑर्बिट, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में एंड करेगा। 13 से 18 ग्रुप वाला किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करना तो पी ब्लॉक में, पी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है पी ब्लॉक में जाएगा। कहाँ से बात है? 13 से 18 इसमें कोई भी एलिमेंट, बोरॉन, कार्बन, ये है ना। और ये एक देखो मेन, ये मेन बॉडी है ना, देखो ऊपर वाला एक मेन बॉडी है, ठीक है, यहाँ एक मेन बॉडी है और ये एक अलग बॉडी है। इस मेन बॉडी से हटा के दो अलग पार्ट है, दो कॉलम, ठीक है। इसको एक ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें एक ब्लॉक में जाएगा, मतलब एक सब ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है। तो एक को कहते हैं लैंथेसाइड्स, है ना, लैंथेनाइड्स, एक बोलते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। लैंथेनाइड्स का होगा 58 से लेके 71 तक, जिसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 है वो लैंथेनाइड्स है ना कहलाएगा, और 90 से लेके 103 तक है ये एक्टिनाइड्स कहलाएगा, ठीक है। और ये सब जो एलिमेंट होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब इसमें हार्मफुल रेज निकलते रहते हैं, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, है ना, ये सब कुछ हार्मफुल रेज निकलते रहते हैं ये सब एलिमेंट से, इसलिए इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है कि हर किसी का वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने के बाद वैलेंसी आसानी से किसी भी एलिमेंट्स का आसानी से निकाल लोगे। और 20 तक निकालने के लिए जो तुम 9th क्लास में पढ़ने का है, ये एक्चुअली आगे पढ़ने का है, 9th में नहीं पढ़ने का है। समझा दिया मैंने, मेरे समझ में आ गया होगा। और 20 तक सो नॉर्मल मेथड से निकाल सकते हैं, जो सेम मेथड है, K11 करके हम उसका वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हैं। ऑक्टेट रूल समझ में आ गया? जब किसी मैंने मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ऑर्बिट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। और अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो वो अनस्टेबल रहता है, समझ गए ना। तो वैलेंसी निकालने का तरीका है कि अगर किसी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक करने के बाद लास्ट जो ऑर्बिट है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, उसमें अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 हो जाएगा। लेकिन अगर बैलेंस जो 5 6 7 8 रहेगा तो वैलेंसी निकालने के लिए 8 में से क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ता है। अगर ऑर्डर मोस्ट बैलेंस टोन 5 है तो वैलेंसी 3 हो जाएगा। अगर ऑर्डर बैलेंस टोन 6 है तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। अगर ऑर्डर में टोन 7 है तो वैलेंसी 1 हो जाएगा। और अगर ऑर्डर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है तो उससे वैलेंसी 0 हो जाएगा। जो ग्रुप 18वां ग्रुप है, तो ठीक 18वां ग्रुप है जो इनर्ट गैस है, रियल गैस है, मतलब इसके लास्ट जो ऑर्बिट होते हैं इसको पहले ऑर्डर मोस्ट ऑर्बिट करते हैं, वो पूरी तरह से फुलफिल रहते हैं। हीलियम में 2 रहता है, हीलियम में काहे 2 इलेक्ट्रॉन पाकर ही फुलफिल हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। बाकी सब लास्ट ऑर्बिट कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। IV को बताते हैं जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पहले जितने भी ऑर्बिट्स है उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसे हम कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जस्ट पहले वाला जो ऑर्बिट होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन पाए गए उसमें फिर अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो उम्मीद है कि वैलेंसी समझ में आ गया, बाय सेल मेथड एंड बाय सब सेल मेथड, है ना। है ना। अब देखो फॉर्मूला, सूत्र होता है, क्या होता है? इसको हम केमिकल फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। कंपाउंड में देखो कंपाउंड में कौन-कौन एलिमेंट भाग लिया हुआ है, फार्मूला किसे कहेंगे? कोई भी अगर कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, उसमें कौन-कौन सा एलिमेंट भाग लिया है और कितना कंपोजिशन है उसका, कितना कौन एलिमेंट भाग लिया है, भाग लेके कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को और टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को दिखाने के तरीका को क्या कहेंगे? फॉर्मूला कहेंगे, ठीक है। देखो ये कंपाउंड इन ऑलवेज, और समझ में आना, जैसे कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, ये इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। इस फार्मूला क्या कहेंगे? केमिकल फार्मूला कहेंगे। तो केमिकल फार्मूला क्या चीज है? किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है
है ना, और कितना मात्रा में प्रेजेंट है इसको दिखाने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या कहेंगे, केमिकल फार्मूला। जैसे कि वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके वाटर का फॉर्मूला करता है। फार्मूला क्या चीज है, उसके में नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका को क्या बोलेंगे, केमिकल फार्मूला या फार्मूला। लिखो फार्मूला, ए कंपाउंड इज ऑलवेज represented by its molecule। और ये बेटा H2O लिखा ना, इसका आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो वन मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा। आगे जो नंबर जो दिख रहा है या ना दिख रहा है, अगर 2 लगा देंगे, ये 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया, तो कोई भी कंपाउंड को किससे दिखाएंगे, मोलिक्यूल से दिखाया जाता है। हाँ, उस मोलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है वो नीचे वाला जो लिखा हुआ उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे वाटर का एक मोलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑक्सीजन है, तो नीचे जो नंबर दिया है वो एटम को रिप्रेजेंट करता है, और आगे जो नंबर दिया रहे या ना दिया रहे, ना दिया रहे तो 1, ना दिया रहे तो 1 मोलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, और नंबर दिया रहेगा तो 2 मोलिक्यूल रहेगा। 10 लिखा हो रहा है 10 मोलिक्यूल्स रहेगा, ठीक है। द कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोलिक्यूल, कॉमा एंड फार्मूला एंड मोलिक्यूल लिखा, फुल स्टॉप लिखो, मोलिक्यूल एंड फार्मूला लिखो। A compound is always represented by its molecule and its formula. So formula is a way, ये formula is a method करो। So formula is a way or method of representing, formula is a way or method, ये मैंने तरीका, method मैंने तरीका, way or method of representing the molecule of compounds formula is a way or method of representing the molecule of compound by using symbol by symbols of constituent atoms, symbol of constituent CONSTITUENT, constituent CONSTITUENT, constituent atoms and their numbers, constituent atoms and their numbers, ठीक है। कितना एटम का कितना नंबर में एटम प्रेजेंट है, इस तरीका को बोलेंगे फार्मूला। देखो फार्मूला अलग टाइप होते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला, देखो टाइप्स ऑफ फार्मूला। ये देखो एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल EMPIRICAL, एम्पिरिकल फार्मूला और सिंपल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, सिंपल फार्मूला, तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और केमिकल फार्मूला, तो ये इस किताब में दिया है। और तीसरा निकलता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो मतलब से बता देंगे स्ट्रक्चरल कैसे वो उसमें कौन एटम कैसे करके ज्वाइन हुए हैं, कौन कौन से बॉन्ड बना के ज्वाइन हुए हैं, उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है या आयनिक बॉन्ड बनाया है ना। एम्पिरिकल फार्मूला लिखे जाए तो एक बार 2 पेज कर आगे करो। देखो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, देखो मैंने समझाते हैं हम। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड
द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, नहीं पहले लिखा लेगा उसके बाद समझाएगा। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड gives the simplest whole number ratio, gives the simplest whole number ratio. The empirical formula of a compound gives the simplest whole number ratio of the atoms. The empirical formula of a compound gives the simplest whole number ratio of the atoms of the element present in molecule of the compound. Simplest whole number ratio of the atoms of the elements present in the molecule of a compound. Elements present in a molecule of a compound. अच्छा लिखो बेटा, the empirical formula does not represent the actual formula. The empirical formula does not represent the actual formula of a compound. Empirical formula does not represent the actual formula of a compound. ध्यान से देखो बेटा, ये देखो एक है बेंजीन का सूत्र, क्या होता है बेंजीन, देखो बेटा बेंजीन C6H6, क्या हो गया C6, तो ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है, क्या फार्मूला है, ये कौन सा फार्मूला आ गया, केमिकल फार्मूला या मोलिकुलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला है बेटा। और बेंजीन का केमिकल फार्मूला बचेगा तो क्या बनेगा C6। अब देखो इसमें कौन कौन सा एटम है, कंपोजिट का कंस्टिट्यूएंट एटम क्या है, कंस्टिट्यूएंट एटम्स, जो एटम्स है कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, कार्बन एंड कोई दिक्कत बेटा। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है 6, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाएगा 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है 6, एटम तुम्हारा 6 है, तो ये दोनों का सिम्पलेस्ट रेशियो, सिम्पलेस्ट रेशियो तो है नहीं, सिम्पलेस्ट रेशियो को छोटा करना है, तो सिम्पलेस्ट रेशियो निकालो, सिम्पलेस्ट रेशियो निकालना है, रेशियो में भागा 6/8, क्या हो जाएगा बेटा, तो 1:1 हो गया ना, 1:1, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा बेटा C, 1 को लिखने की जरूरत CH हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला और ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है, समझ में आया। उसी देखो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, क्या है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है, इसका जो केमिकल फार्मूला होता है CF मतलब केमिकल फार्मूला है ना, ये हो जाता है H2O2 बेटा, H2O2। अब इसका रेशियो पर सिम्पलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, सिम्पलेस्ट रेशियो हो जाएगा 2:1, 2:2 करके क्या आ जाएगा 1:1, इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा तुम्हारा HO हो जाएगा, क्या हो जाएगा HO। अब वाटर का फार्मूला क्या होता है बेटा, वाटर का फार्मूला H2, वाटर का फार्मूला है H2O। चलो इसका सिम्पलेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा, सिम्पलेस्ट रेशियो भी 2:1 बने होगा बेटा, 2:1, इसका एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला हो गया H2O होगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी H2 ही होगा, इस रेशियो को तोड़ नहीं सकते, छोटा नहीं कर सकते, समझ गया। तो जो कंपोजिशन है उसके जितना भी कर, जैसे कि है ना शुगर है C12H22O11, इसका रेशियो निकालेंगे 12:22 करेंगे, 22:2 निकाला करेंगे और उसको सिम्पलेस्ट रेशियो में चेंज करना है ना, पता है ना, मैं तो पढ़ाया ना, देखो A:B एक रेशियो आ गया, जनरेटर बनाने बेटा, अब B:AC के अलग रेशियो आ गया, तो तीनों को एक साथ कैसे लिखा जाता है, इसको गुणा किया जाता है इससे, इसको गुणा किया जाता है, इसको गुणा किया जाता है, याद जाएगा ना, रेशियो में चेंज करने के लिए नहीं आता हो, बता चुके हैं, भूल गए हम लोग। ये 2:3 है और एक रेशियो 4:5 है, ये A:B है और ये B:2
तीनों के साथ करने के लिए दूसरों का, 8 तीसरों का 12 और 3 बचे, ये हो गया A टू B टू C। इसके बाद सीधे रेशियो में ऐसे करके चेंज करना है, तो क्या तुम्हारा इंपिरिकल फार्मूला, ठीक है। बाकी इंग्लिश क्लास में करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये समझाई दिया। मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी भी कंपाउंड में कितने एटम प्रेजेंट है उसके एक्चुअल नंबर को डिफाइन करेंगे, वो जाएगा तुम्हारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है।